तो भाई अगर कल के दिन टीवी तुमने सिर्फ ये सोच के नहीं खोला था कि आज कोई इंडिया का मैच नहीं है, तो क्या ही देखना, किसी भी टीम का मैच हो, हमको क्या ही लेना देना, इंडिया तो सुपर 4 में पहुंच ही गई है। तो भाई सच में अगर तुमने ये सोच के कल के दिन टीवी नहीं खोला था तो तुम्हारा कल के दिन बहुत बड़ा कट गया। क्योंकि कल के दिन श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच खेला गया है, मतलब जो मैच खेला गया है, भाई मजा आ गया। देखो श्रीलंका ने अफगानिस्तान के सामने जो टारगेट रखा था वो था 292 रन का, और अफगानिस्तान को अगर सुपर 4 में क्वालिफाई करना था तो ये टारगेट उनको चेस करना था 37.2 ओवर में। उसके अलावा बाकी भी कैलकुलेशन थी कि 38 ओवर में भैया 4-5 रन ज्यादा मार के जीत जाएं तो भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बाहर हुए ना, पूरी दुनिया का दिल टूट गया। हर भारतवासी ऐसे दुखी हो रहा था कि मानो सच में वो बाहर हो गया हो। मतलब पहले तो दूर दूर तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान इस टारगेट को 50 ओवर में भी चेस कर पाएगी, और उसके बाद जब यही टारगेट 37.2 ओवर में चेस करना हो तब तो घंटा कर पाएगी। और अगर हल्की फुल्की उम्मीदें किसी को थी भी, तो जैसे ही अफगानिस्तान के पहले 2 विकेट एकदम भैया सस्ते में आउट हो गए थे, तब तो हर किसी ने मान लिया था कि अफगानिस्तान सुपर 4 से बाहर हो गई है और श्रीलंका क्वालिफाई हो गई है। लेकिन उसके बाद भैया जिस तरीके से नबी फटते हैं और ओडीआई में अफगानिस्तान के लिए जिस तरीके से सबसे तेज हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। और एक वक्त पे माहौल ऐसा बन जाता है कि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी हो जाता है। भाई बाद में तो कुछ आखिरी में 14-15 रन चाहिए थे, राशिद खान खेल रहे थे, एकदम मजाक में भैया बाउंड्री मार रहे थे। लेकिन उसके बाद 9वां और 10वां विकेट ऐसे हौले हौले एकदम फुद्दू तरीके से ऐसे आउट होता है कि राशिद खान पे तरस आने लगता है, नबी की मेहनत पे तरस आने लगता है, और पूरा भारत भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के इस दुख में शामिल हो जाता है कि यार हारना नहीं चाहिए था। अब वैसे सच बताऊं तो कहीं ना कहीं इंडिया को अफगानिस्तान की इस हार से फायदा ही हुआ है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ शायद इंडिया को थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका से जीतना आसान रहेगा। हालांकि पिछले एशिया कप में श्रीलंका ने भारत की भैया थोड़ी सी खटिया खड़ी कर दी थी, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा मुझे लगता है कि भारत के लिए श्रीलंका को हराना आसान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान भैया बहुत टेढ़ी टीम है, कभी भी कहीं से कुछ भी कर देती है, भाई पता नहीं चलता है। मुजीब जैसे बॉलर हैं, राशिद खान जैसे बॉलर हैं, जो कि अच्छी खासी भैया राशिद खान अब तो बैटिंग भी कर लेते हैं और बैट्समैन भी अच्छे खासे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया को फायदा ही हुआ है, पर उसके बावजूद भी दिल में थोड़ा सा दुख भी मौजूद है। एकदम सच बताना कि किस किसने कल का मैच भले ही आखिरी का सही, लेकिन लाइव देखा जरूर था, जब खासकर आखिरी के 3-4 ओवर चल रहे थे। जिसने भी देखा था भाई एक बार कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि जैसा कि तुमको पता होगा कि कल के दिन भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस करा, और उस स्क्वाड के सामने आते ही एक बहुत ही बड़ा इंडिया को झटका लगा, और वहीं पे एक ऐसी चीज हुई जिसे देख के हर भारतीय का जो सीना था वो गर्व से चौड़ा हो गया। अब ये दोनों ही चीजें क्या थी बताता हूं। तो देखो, अगर बात करें इंडियन टीम के स्क्वाड की, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख के शौक लगे। मैंने पहले भी कह दिया था कि जो स्क्वाड यहाँ पे एशिया कप के लिए भेजा गया है, इसमें से बाहर करा जाएगा तिलक वर्मा को और प्रसिद्ध कृष्णा को, और 15 प्लेयरों का स्क्वाड यहां पे अनाउंस कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद जब वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड अनाउंस होगा तो चहल को जगह मिल सकती है और शायद अक्षर पटेल को ड्रॉप करा जा सकता है। लेकिन देखो, जब एशिया कप में नहीं ले गए तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि अक्षर पटेल को बाहर करा जाए और चहल को टीम में शामिल कर लिया जाए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग यहां पे चहल को ही शामिल करना चाहते होंगे, मैं खुद भी करता, क्योंकि मेरा भैया देखो सिंपल सा मानना है कि जडेजा की टीम में रहते हुए अक्षर पटेल का टीम में होना बहुत ही मुश्किल है, और जडेजा ऐसे प्लेयर हैं नहीं जो आसानी से इंजर्ड हो जाएं, और ऐसे भी वो प्लेयर नहीं है कि कुछ वो खराब कर दें इसलिए उनको ड्रॉप करना पड़े, क्योंकि बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो ओवरऑल वो मैच में अपना कंट्रीब्यूशन जता ही जाते हैं। अगर जरूरत पड़ भी सकती थी तो सिर्फ यही पड़ सकती थी कभी कुलदीप यादव के मैचेस बेकार चले जाएं, या फिर इस तरीके की विपक्षी टीम में बैट्समैन ना हो जहां पे कुलदीप यादव बहुत ज्यादा
काम कुछ कर सकें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकें, तो ऐसे मैचेस में चाहल का यूज हो सकता था, क्योंकि कुलदीप को बाहर करके भी अक्षर पटेल को तो भैया कतई शामिल नहीं करा जाएगा, वरना स्पिन अटैक कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये मेरा मानना था कि चाहल का टीम में होना ज्यादा यहां पे लॉजिक बनाता बजाय अक्षर पटेल के। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जैसा मैंने अभी अभी आपसे ये कहा था कि दो चीजें स्क्वाड के आने के बाद से ये हुई कि एक चीज से बहुत बड़ा शौक लगा है और दूसरी चीज से एक अलग ही भैया प्राउड फीलिंग आ रही है। अब तुम बताओ तुम्हें पहले क्या जानना है। तो चलो सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं जिसे सुन के जैसा मैंने कहा कि तुमको अलग ही लेवल पे प्राउड फीलिंग आएगी। तो देखो छोटी सी कहानी बताता हूं कि 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तो रोहित शर्मा को उस टीम से ड्रॉप कर दिया था, जिसके बारे में कई बार पब्लिकली रोहित शर्मा बोलते हुए कहते हैं कि भैया मुझको बहुत भयंकर झटका लगा था और मैंने ये ठान लिया था कि ये वर्ल्ड कप मैं देखूंगा ही नहीं। और भैया अगर आप उस वर्ल्ड कप की बात करें जो कि इंडिया में ही खेला गया था और अब इस वर्ल्ड कप की बात करें जो कि इंडिया में ही खेला जा रहा है, कितना बड़ा अंतर है। जिस प्लेयर को उस टीम से ड्रॉप कर दिया गया था आज वही प्लेयर उस टीम का कप्तान बन चुका है। तो अगर कभी भी जिंदगी में डाउनफॉल आए ना तो ये मत सोचना कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या अब मेरा कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा। देखो भाई मेहनत करो, कर्म करो, क्योंकि जब अच्छा वक्त आता है ना तो ऐसे आता है कि तुम ये सोचने मजबूर हो जाओगे कि साला इतना अच्छा वक्त आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इस बात की इस वक्त पे जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो नन अदर देन द हिटमैन रोहित शर्मा है। तो चलो ये तो हो गई प्राउड फील करवाने वाली बात। अब मैं तुमको वो बताता हूं जिससे सुन के तुम्हारा दिल भैया ऐसे टूटेगा कि मैं गारंटी नहीं ले सकता कि किस किस को हार्ट अटैक आने वाला है। तो भैया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखना आगे वीडियो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो देखो जैसे ही कल के दिन वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट होता है, एक नाम चारों तरफ सोशल मीडिया पे तांडव करने लगता है और ये वो नाम होता है जो असल में इस स्क्वाड में दूर दूर तक शामिल नहीं था। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन अपने गब्बर शिखर धवन की। देखो हर कोई ये जानता था कि जब भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें शिखर धवन का नाम नहीं होगा। लेकिन पता है मसला क्या है, देखो जिंदगी में ऐसी बहुत सी बुरी चीजें होती हैं जो हमको पता है कि एक ना एक दिन हमें फेस करनी होगी, लेकिन जो असल दुख होता है वो उस चीज का तभी होता है जब वो चीज असल में एग्जीक्यूट हो जाती है। देखो आज के वक्त पे हम सब ये जानते हैं कि हमारे जो बहुत नजदीकी लोग हैं वो एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन आज वो दिन सोच के हम रोते थोड़ी रहते हैं, लेकिन जब वो दिन आता है तो भैया पूरा जो दिल है वो तहस नहस हो जाता है, धाराशायी होता है। हम अपने होश संभाल नहीं पा रहे होते हैं और बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार सच में ये दिन आ गया। तो कल का दिन वैसा ही कुछ काला दिन था जब वर्ल्ड कप 2023 की टीम का अनाउंसमेंट होता है और पूरे 10 साल बाद ऐसा होता है कि गब्बर शिखर धवन किसी 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट में शामिल नहीं थे। मतलब दिमाग खराब हो गया था और जो मन है अंदर ही अंदर ये कहने लगा था कि शायद हमने शिखर धवन को आखिरी बार नीली जर्सी में देख लिया है, अब वो बंदा हमें कभी भी दिखने नहीं वाला है। तो कुल मिला के अंदर से जो दिल है वो ये कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए। जी हां, एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए यहां पे किसको, गब्बर शिखर धवन को, क्योंकि गब्बर शिखर धवन को यूं ही मिस्टर आईसीसी नहीं कहा जाता है। अगर आप 50 ओवर की किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को उठा के देख लें या ओवरऑल 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट की जो हिस्ट्री रही है जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, तो शिखर धवन ऐसे इकलौते बैट्समैन हैं जिनकी बैटिंग एवरेज 65 प्लस की है। जैसा मैंने कहा कि पूरी हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, सारी 50 ओवर की आईसीसी टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, अगर आप सिर्फ उन बैट्समैनों को उठाएंगे जिन्होंने कम से कम 1000 रन मारे हैं, तो जैसा मैंने कहा शिखर धवन ऐसे इकलौते बैट्समैन हैं जिनकी 65 से ज्यादा की एवरेज है। ना ही विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं, ना ही सचिन ऐसे प्लेयर हैं, ना ही द्रविड़ ऐसे प्लेयर हैं, ना ही विलियमसन है, ना ही स्मिथ है, ना ही जो रूट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर है, द गब्बर शिखर धवन। फिर भी अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि वो टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं जिनकी सबसे ज्यादा एवरेज है जब बात आती है ओडीआई की, आईसीसी टूर्नामेंट की, तो आओ तुम्हें वो टॉप 5 प्लेयर्स के नाम ही बता देता हूं। 5वें नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा जिनकी एवरेज है 60.7। चौथे नंबर पे आते हैं सौरव गांगुली जिनकी एवरेज है 61.8। तीसरे पे आते हैं विवियन रिचर्ड्स जिनकी एवरेज है 63.3। सेकंड नंबर पे आते हैं सईद अनवर जिनकी एवरेज है 63.3 और फर्स्ट नंबर पे आते हैं जैसा मैंने कहा द गब्बर शिखर धवन जिनकी एवरेज है 65.1। तो
तो कुल मिला के ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहा है लगभग पिछले 10 साल के बाद, जब उनके पास मिस्टर आईसीसी नहीं होंगे, या आसान भाषा में कहें आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सूरमा नहीं होगा। किस किस को लगता है कि शिखर धवन का नाम यहां पे होना चाहिए था, और किस किस को लगता है कि अब वक्त खत्म हो चुका है, शेर बूढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा घायल हो चुका है, अब उसका वक्त जा चुका है, उसको हमें नम आंखों के साथ अलविदा कह देना चाहिए। जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर छोड़िएगा। वैसे अलविदा कहने से याद आया कि शिखर धवन ने अभी तक असल में क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है, ये तो हम बस मान रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर या फिर कहें बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन डिकॉक ने कल के दिन ये अनाउंस कर दिया कि जैसे ही 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होगा तो मैं ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लूंगा। बंदे ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था और 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई क्रिकेट छोड़ देगा, और भाई वो सिर्फ 30 साल का है। अब देखो पता नहीं साउथ अफ्रीका वाले ऐसा क्यों करते हैं। डी विलियर्स 34 साल में रिटायर हो गए, डू प्लेसी हैं जो मस्त खेल रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते, कुछ भेदभाव के चलते, जो मन के भेदभाव होते हैं लोगों के बीच, उसके चलते वो डू प्लेसिस को खिलाते नहीं हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि डू प्लेसिस करेंटली भी, जबकि वो इस समय 38 साल के हैं लगभग, उसके बावजूद ही वो इस वक्त साउथ अफ्रीका के बेस्ट बैट्समैन हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि पिछले 4-5 साल से साउथ अफ्रीका वाले उनको कहीं नहीं खिलाते हैं। डू प्लेसिस कहते हैं कि मैं अवेलेबल हूं, लेकिन फिर भी नहीं खिलाते हैं, और वही डू प्लेसिस यहां इंडिया में आके आईपीएल दर आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन के जाते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका वाले जैसे मैंने कहा पता नहीं उनको क्यों नहीं खिलाते हैं। और यहां डिकॉक को देखो 30 साल में छोड़ने निकले हैं, और जैसा मैंने कहा डी विलियर्स ने भी भैया मस्त एकदम अपने प्राइम पे रहते हुए 34 साल में लगभग क्रिकेट से अलविदा ले लिया था। मुझे तो देखो यही लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अब ज्यादा ही कीड़ा बैठ चुका है लीग वगैरह खेल के पैसा कमाने का, और कहीं ना कहीं शायद उनकी सोच सही भी हो सकती है, क्योंकि पैसा देखो मायने तो रखता है, और जब वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, कोई उनको ये चीज करने से रोक नहीं रहा है, और ये कोई देशद्रोह भी नहीं है, तो ठीक है कमाओ पैसा। और टी20 से भी संन्यास नहीं लिया है, अगला टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो फिर कहेंगे हम टी20 भी छोड़ रहे हैं, मस्त भैया लीग्स खेलेंगे दुनिया भर में और पैसा ही पैसा छापेंगे। वैसे मैं भी कुछ देर पहले कल के दिन खेले गए श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच की बात नहीं कर रहा था, तो कल के मैच के बेसिस पे एक और चीज यहां पे डिसाइड हो जाती है कि जितने भी मैचेस पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं ना, वहां रन पड़ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच जो नेपाल से खेला गया था, वहां कुछ लोग ये कहने में लगे हुए थे देखो बाबर आजम ने क्या पारी खेली है, आहा मजा आ गया। तो देखो बाबर आजम ने अभी तक श्रीलंका में एक भी मैच में बैटिंग नहीं करी है। जब श्रीलंका में बैटिंग करने उतरेंगे, वहां रन मारेंगे, तब असल में समझ आएगा कि भैया कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान का पिछले कुछ साल में यही इतिहास रहा है कि मस्त वहां पे ये लोग रन मारने वाली पिचेस बनाते हैं, पेल के रन मारते हैं, अपने स्टैट्स बढ़ाते हैं, और कुछ मूर्ख ये कहने लग जाते हैं कि ये है कल का विराट कोहली। आजी घंटा तुम देखो अगर अब भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो सिर्फ ये सुनो, इसी एशिया कप 2023 में पाकिस्तान में जो 3 मैचेस खेले गए हैं उसमें पहली इनिंग में कितने रन पड़े हैं? पहले में 342, दूसरे में 334 और तीसरे में 291। वहीं बात करें अगर श्रीलंका में जो 3 मैचेस खेले गए हैं, पहले में पड़े थे 164 पहली इनिंग में, अगले में पड़े थे 266 और तीसरे में पड़े थे 230। तो तुम इसी से अंतर समझ सकते हो कि पाकिस्तान भैया कितनी आसानी से रन पड़ रहे हैं। भाई कल के दिन अफगानिस्तान ने वही लगभग स्कोर मार दिया था श्रीलंका का, कितने ओवर में? लगभग 38 ओवर में। तो भाई समझ जाओ जैसा मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान के बैट्समैन रन मार रहे हैं तो ये देखो वो मार किस पिच पे रहे हैं, और इंडिया वाले अगर मार रहे हैं तो वो किस पिच पे मार रहे हैं। जबरदस्ती का ये बातें मत बनाया करो कि ये है कल का विराट कोहली। भैया 100 जन भी ले लोगे ना तब भी विराट कोहली बन नहीं पाओगे, क्योंकि विराट कोहली बनने के लिए तुम्हें विराट कोहली बनना पड़ेगा। कुछ भी डाबर ऊबर पीपल लगा के नहीं बना जाता है। डाबर च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बढ़ाना है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या शिखर धवन आपकी टीम में होते 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, या फिर आपने भी ये मान लिया है कि उनका वक्त सच में खत्म हो चुका है? इस बारे में आपकी जो भी ऑनेस्ट राय है, इमोशन में बह के मत कहना, एकदम ऑनेस्टली बताना तुम्हारी क्या राय है। मैं कमेंट बॉक्स में हर कमेंट पढ़ने वाला हूं, और लगे हाथ ये भी बता देना कि
क्या चाहर को स्क्वाड में होना चाहिए था, या फिर जो स्क्वाड बनाया गया है एकदम परफेक्ट है, या फिर कोई और प्लेयर तुम्हें लगता है ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सिर्फ ये नहीं बताना कि भैया ये होना चाहिए था, किसकी जगह होना है ये भी तो बताना है। 15 से ज्यादा प्लेयर थोड़ी भेज सकते हैं। तो जो भी तुम्हारा यहाँ पे ओपिनियन है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पता है ना क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना रोज कहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।